दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे मरुस्थल को। मरुस्थल के दो भाग हैं, हम पहला भाग पढ़ चुके हैं शुष्क मरुस्थल। उसका जो सेकंड पार्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थल, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं ज्योग्राफिया। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की। ये आपके सामने अर्ध शुष्क मरुस्थल है, जो शुष्क मरुस्थल के बाद में हम लोग इसको देखने वाले हैं। इसको चार भागों में बांटा गया। आप देख पा रहे हैं, ये घग्गर का मैदान है, उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश है, उसके बाद नागौरी उच्च प्रदेश है, उसके बाद लूनी बेसिन। इस तरह से एक समझ बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे कि अर्ध शुष्क मरुस्थल को चार भागों में बांटा गया है, चार भागों में। अब प्रश्न की दृष्टि क्या हो सकती है परीक्षक की, उसको देख लीजिए। अब दक्षिण से उत्तर का क्रम इस क्रम में याद कर लीजिए, उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद कर लीजिए। ये थोड़ा सा, किस प्रदेश के उत्तर में कौन सा प्रदेश है, किस प्रदेश के दक्षिण में कौन सा प्रदेश है, किस प्रदेश के बाईं तरफ पश्चिम की तरफ क्या है और किस प्रदेश के पूर्व की तरफ क्या है। इन तीन चार दृष्टियों से एक समझ बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहां आप देख पा रहे हैं कि इसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं शुष्क मरुस्थल के दौरान। इससे पहले ये शुष्क मरुस्थल, उसके दो भाग थे, एक बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसको हमने अलग कर दिया है, ये आप देख पा रहे हैं। अब हम स्टडी करेंगे ये वाला जो हिस्सा है, इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शेखावाटी आंतरिक प्रदेश, इसको शेखावाटी प्रदेश या आंतरिक अपवाह प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक अपवाह प्रदेश क्यों, थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, तो एक इससे समझ आपकी बनेगी। अब हम ये देखेंगे कि ये जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, दूसरे प्रश्न की दृष्टि ये हो सकती है कि किन किन जिलों में अर्धशुष्क मरुस्थल व्याप्त है, किन किन जिलों में, ये समझ हम लोग यहाँ बनाएंगे। हम लोग शुष्क मरुस्थल के दौरान ये पढ़ चुके हैं, समझ बना चुके हैं कि शुष्क मरुस्थल में संपूर्ण बीकानेर आता है, संपूर्ण जैसलमेर। इसलिए दोस्तों इन दो जिलों को तो हमने पहले ही अलग कर दिया। अब जो मरुस्थली 12 जिले थे, उनमें 2 जिले अलग हो चुके हैं। 10 जिले आपके सामने, इन 10 जिलों को आप अपनी समझ में बनाने की कोशिश करेंगे। आप वैसे इजी तरीका यह है कि बीकानेर और जैसलमेर को आप उससे अलग कर दें, इनमें पूरी तरह से शुष्क मरुस्थल है। बाकी 10 जिलों में से कुछ एक जिलों में, चूरू में, नागौर में, जोधपुर में थोड़ा थोड़ा शुष्क मरुस्थल भी है और थोड़ा अर्धशुष्क मरुस्थल भी है। शेष जिलों में पूरी तरह से अर्धशुष्क मरुस्थल है। अब आप देखिए, ये नंबर 1, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका श्रीगंगानगर हो गया, ये 2 नंबर पर हनुमानगढ़ हो गया, 3 नंबर पर चूरू हो गया, 4 पर झुंझुनू, 5 पर सीकर, 6 पर नागौर, 7 पर पाली, 8 पर जालोर हुआ, 9 पर बाड़मेर हुआ, 10 पर जोधपुर हुआ। ये 10 जिले आपके सामने, इसकी आप समझ बनाएंगे। उसके बाद में आप इसको देखिए, अर्धशुष्क मैदान, इसको सीमा बंद करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि अड़ोस पड़ोस में क्या है। ये आपका अर्धशुष्क मरुस्थल है, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च प्रदेश और लूनी बेसिन। ये वाला हिस्सा शेष राजस्थान का, इसको अलग कर दिया। हम लोग इसकी बात करेंगे, इस वाले हिस्से की। अब इसमें आप लोग ये देखना आपको कि एक तो ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा को किस ढंग से हम तैयार करें अर्धशुष्क मरुस्थल के संदर्भ में, और साथ में 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा को किस ढंग से याद करें अर्धशुष्क मरुस्थल के संदर्भ में। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं और यहां से प्रश्न की पूरी संभावना होती है। हमने इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की जगह से इसको तोड़ा है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल को। देखो ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा इससे जुड़ा हुआ था। इसका मतलब आप ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि शुष्क मरुस्थल के, ये शुष्क मरुस्थल है, ये वाला शुष्क मरुस्थल के पूर्व में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होती है। यदि शुष्क मरुस्थल के पूर्व में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, तो वह अर्धशुष्क मरुस्थल के किस साइड में होगी, पश्चिम में होगी, इधर वेस्ट के अंदर। ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है और ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है ये। इसलिए दो बातों का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अर्धशुष्क मरुस्थल के पश्चिम में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अर्धशुष्क मरुस्थल के पूर्व में 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। इन दोनों वर्षा रेखाओं ने अर्धशुष्क मरुस्थल को सीमाबद्ध कर दिया है, सीमांकित कर दिया। पश्चिम में 25 सेंटीमीटर, पूर्व में 50 सेंटीमीटर। और वैसे भी इस बात को ध्यान रखने की कोशिश करनी है आप लोगों को कि राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा लगातार बढ़ती जाएगी, पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा लगातार स्टेप बाय स्टेप कम होती जाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल इसका 75,000 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। अब ये दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, इसमें बहुत सारे आयाम हैं। किताबों में स्पष्ट रूप से 75,000 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है, आपको सिर्फ प्रश्न ठीक करना है। अब ये यदि हम
आमने सामने हो, ऑफलाइन क्लास में हो, तो इसमें विस्तार से चर्चा की जा सकती है। अमूमन ऑनलाइन क्लासेज में ये थोड़ा सा हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, हम उतनी ही बात करेंगे जितना आपको आपके सामने प्रश्न आ सकता है और आपका प्रश्न आपको सही करना है, हम उतनी ही बात करेंगे। अब ये दिमाग यहाँ लगाने की कोशिश मत करना कि संपूर्ण मरुस्थल जो था वो 2.25 वर्ग किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ था, अर्धशुष्क मरुस्थल 75,000 वर्ग किलोमीटर, क्या दोनों अलग अलग है? एक है। सीधी सी बात है, अर्धशुष्क मरुस्थल का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए और उसमें 75,000 वर्ग किलोमीटर आपको ऑप्शन मिलता है, इसको आप टिक आउट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये घग्गर का मैदान सबसे उत्तर में कौन सा है? घग्गर का मैदान। इस वाले हिस्से को हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। घग्गर का मैदान सबसे पहली बात किन जिलों में विस्तृत है? 2 जिले, एक श्रीगंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। 2 जिलों में ये व्याप्त है, राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित, और ये वाला हिस्सा ही उत्तरी राजस्थान कहलाता है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाला हिस्सा ही उत्तरी राजस्थान कहलाता है। तो अभी पूछा जाए कि उत्तरी राजस्थान में कौन सा भौतिक विभाग पाया जाता है या उप विभाग पाया जाता है, आपका जवाब होगा अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आने वाला घग्गर का मैदान राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है। ये 2 जिले हैं। ये मात्रा थोड़ी सी गलत लग गई है, हनुमानगढ़ की जगह इसको हनुमानगढ़ पढ़ना है। ठीक है, तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में ये घग्गर नदी द्वारा बनाया गया एक जलोढ़ मैदान है, घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया। ये वैदिक सरस्वती के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब नदियों को पढ़ेंगे थोड़ी सी चर्चा हम इसके बारे में और कर लेंगे। इस नदी को घग्गर भी कहा जाता है, नाली भी कहा जाता है, मृत नदी, डेड रिवर भी कहा जाता है, और इसको पाकिस्तान में हकरा के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार से चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब यहाँ 2-3 बातें और प्रश्न कहां से हो सकता है। इसी घग्गर नदी की एक सहायक नदी हुआ करती थी, या वैदिक सरस्वती की एक सहायक नदी हुआ करती थी, दृशद्वती। उसकी आज की तारीख में सूखी घाटी है, पानी वानी नहीं बहता। नौहर और भादरा 2 जुड़वा शहर हैं हनुमानगढ़ जिलों में। इन्हीं शहरों से, टाउन्स से होती हुई इसकी सूखी घाटी आज भी देखी जा सकती है पैनी निगाहों से। अमूमन वो नजर नहीं आती, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। काली चिकनी मिट्टी से निर्मित है, नदी का इलाका है, और नदी का इलाका होने की वजह से काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, यहाँ पर पाई जाती है। तो काफी उपजाऊ है, चावल की खेती अच्छी होती है वहां पर। जब घग्गर नदी का जो पार्ट है, जो नाली है उसमें, और इंदिरा गांधी नहर ने इस इलाके को हरियाली से युक्त कर दिया। हरियाली से युक्त, काफी हरियाली यहाँ देखी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इस इलाके की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। हमने बात की थी ना कि 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा यूं दक्षिण से उत्तर चलती हुई फिर पश्चिम की ओर घूम जाती है, रेड क्लिफ को टच कर देती है। ठीक है, तो ये यहां जैसे ही पश्चिम की ओर घूमती है तो ये घग्गर मैदान की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है। कौन करती है? 25 सेमी समवर्षा रेखा। ये थोड़ा सा ध्यान देखें। ये एक बात हुई। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश या आंतरिक अपवाह का प्रदेश। 3 जिले इसमें शामिल होते हैं शेखावाटी के नाम से। मोट पूरी तरह से 3 जिले, आप चूरू होता है, सीकर होता है और झुंझुनू होता है। मोटे तौर पर सीकर और झुंझुनू को शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन चूरू भी शेखावाटी का पार्ट है, संपूर्ण जिला। और उसके बाद में नागौर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग, ये शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत होता है। ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर। यहां से प्रश्न अमूमन नहीं पूछा जाता, केवल जिलों की लोकेशन पूछी जाती है, किस प्रदेश में कौन से। हम बात कर रहे हैं इस जिले की। अब थोड़ा सा देखेंगे शेखावाटी प्रदेश को टच करने वाले जिले कौन से हैं। अब ये विभिन्न आयाम हो सकते हैं। शेखावाटी प्रदेश के पश्चिम में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। शेखावाटी प्रदेश के पूर्व में ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। शेखावाटी प्रदेश के उत्तर में घग्गर का मैदान आ जाता है, और शेखावाटी प्रदेश के दक्षिण में नागौरी उच्च प्रदेश आ जाता है। ये विभिन्न तरीकों से, विभिन्न आयामों से परीक्षक आपको उलझा सकता है। बहुत सारी बातें हो सकता है कि पीपीटी में ना हो, या मैं भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन आयामों के जरिए आप पैनी निगाहों से इनको देखने की कोशिश करेंगे, अपने उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश जो है, जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें खास बातें क्या है जहां से प्रश्न आ सकता है। यहाँ बरखान बालुका स्तूपों की अधिकता है। हम लोग जब शुष्क मरुस्थल को पढ़ रहे थे और उसके दौरान सेंट ड्यून्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में, तो आपको ध्यान होगा हमने ये बात खास तौर पर बोलने की कोशिश की थी कि मेंढा नदी शेखावाटी बेसिन में, और उसमें भी मेंढा नदी बेसिन में बरखान बालुका स्तूप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उनकी अधिकता पाई जाती है। इसलिए ये शेखावाटी प्रदेश को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे बरखान बालुका स्तूप यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। मेंढा है, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, बांडिका नाला और कांतली, ये नदियां इस प्रदेश में बहती हैं। ये नदियां,
और ये सारी की सारी नदियां ना तो अरब सागर में जाती हैं ना बंगाल की खाड़ी में, बल्कि या तो सांबर झील में चली जाती हैं, या फिर ये आगे जाकर के रेतीले मैदान में जाकर रेत में मिट्टी में विलीन हो जाती हैं। चूंकि बाहर ये पानी का निकास नहीं हो पाता, या तो रेत में जा रही है या फिर सांबर झील में जा रही है, इसलिए ये पानी आंतरिक क्षेत्र में ही रह जाता है। यही वजह है कि इसको आंतरिक अपवाह का क्षेत्र या आंतरिक अपवाह का मैदान इस नाम से भी जाना जाता है। ये उपनाम किसका है? शेखावाटी प्रदेश का। ध्यान रखेंगे, सांबर झील आंतरिक अपवाह का उत्तम उदाहरण है। अब देखिए, सांबर झील बेसिकली राजनीतिक दृष्टि से जयपुर जिले में है, उसका आधा पार्ट नागौर में भी है। भौगोलिक दृष्टि से सांबर झील अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आती है। अर्धशुष्क मरुस्थल में नागौर है। नागौर, यहाँ पर नागौरी उच्च भूमि एक अलग प्रदेश है। फिर हमने शेखावाटी प्रदेश में इसको देने की जरूरत क्यों की? इसका स्पष्टीकरण यह है कि सांबर झील में इस शेखावाटी आंतरिक प्रदेश से आने वाली बहुत सारी नदियां हैं, जैसे मेंढा है, खंडेला नदी है, बांडी का नाला है। ये नदियां आकर के सांबर झील में अपने जल को विसर्जित करती हैं। तो सांबर झील भले ही शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत ना हो, नागौरी उच्च भूमि है और जयपुर की भूमियों में वो हो, लेकिन यहाँ आने वाला पानी शेखावाटी आंतरिक अपवाह के मैदान से आता है ज्यादातर पानी। इसलिए हम ये थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, सांबर झील को हमने इसमें रखने की कोशिश की है। और ये आंतरिक अपवाह का शानदार उदाहरण न सिर्फ राजस्थान में बल्कि भारत में, विश्व भर में आंतरिक अपवाह के एक अच्छे उदाहरण के रूप में इसको देखा जाता है। उसके बाद ये चीजें हम देखेंगे, लवणीय गर्त यहाँ पर पाए जाते हैं। लवणीय गर्त झील नुमा स्थितियां जहां बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है और वो काफी लवणीय, उसमें खारा पानी उनमें होता है। आपके सामने परिहारा है, सुजानगढ़, तालछापर, कोछोर, और भी बहुत सारे मोटी मोटी चीजें जहां से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनमें से शुरू के 3 चूरू जिले में है, परिहारा, सुजानगढ़ और तालछापर। तालछापर को लेकर के एक कंफ्यूजन पैदा होता है, इसको मीठी झील माने या खारे पानी की झील माने। हम कालांतर में इसके विषय में बात करेंगे, जब इसका टॉपिक आएगा हम लोग अलग से इसके विषय में बात करने वाले हैं। कोछोर की लोकेशन सीकर में है, तो ये ध्यान रखने की कोशिश करने की, शेखावाटी आंतरिक प्रदेश में बहुत सारे लवणीय गर्त पाए जाते हैं। सर, यहां से भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ये सर का मतलब सरोवर होता है, आपने पर्यायवाची शब्दों में छोटी क्लासों में खूब याद किया होगा हिंदी में। सर का मतलब सरोवर होता है, लेकिन यहां पर ये ध्यान देंगे, टीलों के बीच में एकत्र जल, जब जल एकत्रित हो जाता है तो वो तालाब जैसी संरचना का निर्माण करता है, और फिर वहां पर सर शब्द लग जाता है, उस टाउन के, उस गांव के आगे सर शब्द लग जाता है, उससे उस गांव की पहचान भी होती है। ठीक है, जैसे जसूसर है, सालीसर है, मानसर है, मलसीसर है, इन सब इलाकों में कोई न कोई पानी का गर्त वहां पर मौजूद है, इसलिए इनके नाम के आगे सर शब्द लगा हुआ है। जोहड़ और नाला आंतरिक शेखावाटी प्रदेश की एक खास पहचान है। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण की एक पुरानी पद्धति, परंपरागत तरीका। ये इलाका पानी की अनुपलब्धता की वजह से काफी परेशान रहा है, सदियों से परेशान रहा है। इसलिए इन लोगों की, यहाँ रहने वाले लोगों की ये एक त्रासदी थी, और उन्होंने अपना एक अवसर तलाशने की कोशिश की। इस त्रासदी के दौरान भी उन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए एक टेक्निक विकसित की, जिसको जोहड़ या फिर नाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये कच्चे और पक्के कुएं होते हैं जो वाटर कंजर्वेशन के काम में आते हैं। ध्यान रखेंगे, शेखावाटी प्रदेश की ये खास पहचान है। वायु घाटियां, अजमेर के आसपास, अजमेर के उत्तर पूर्व में अरावली श्रृंखलाएं टूटी फूटी अवस्था में है, तो एक तरह से आर पार स्थितियां बन गई हैं, उनको वायु घाटियों के नाम से जाना जाता है। हवा आर पार निकल जाती, ये संरचना पाई जाती है अजमेर के उत्तर पूर्व में, शेखावाटी प्रदेश के आसपास। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तीसरे इसके उपविभाग को, नागौरी उच्च भूमि। उच्च भूमि क्यों? समुद्र तल से, औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा है। अभी तक हमने शेखावाटी प्रदेश को देखा, लगभग 400 साढ़े 400 मीटर ऊंचा था। ये लगभग 500 से 550 मीटर ऊंचा है, 500 से 550 मीटर ऊंचा, कहीं कहीं इससे भी ज्यादा है, लेकिन औसत ऊंचाई की हम लोग बात कर पा रहे हैं। उत्तरी सीमा किसने बनाई? ये देखिए, ये नागौरी उच्च भूमि, इसकी उत्तरी सीमा शेखावाटी प्रदेश बना रहा है, दक्षिणी सीमा लूनी बेसिन बना रहा है, पश्चिमी सीमा वही 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, और पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। कहीं से भी प्रश्न आपके सामने, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में ये देखिए, यहां पर मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ऊपरी सतह पर सोडियम क्लोराइड एक नमकीन रसायन है, सोडियम क्लोराइड नमक होता है, और भूगर्भ में माइकासिस्ट चट्टान पाई जाती है। भूगर्भ में माइकासिस्ट चट्टान, यह भी नमकीन होती है, बल्कि इन इलाकों में नमक के अंश ज्यादा होने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है, माइकासिस्ट नाम की चट्टान। वर्षा ऋतु में जब पानी यहाँ पर होता है वो रिस करके नीचे जाता है, फिर माइकासिस्ट नाम की चट्टानों से नमक को घुलाकर वह ऊपर आता है।
केशाकर्षण पद्धति की वजह से कैपिलरी एक्शन होता है। जिस तरह से दीपक और बाती होता है, आपने देखा होगा कि तेल नीचे होता है, बाती ऊपर होती है, और उस तेल में तेल ऊपर चढ़ता है और दिया लगातार जलता रहता है। ये एक कैपिलरी एक्शन है। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों की जड़ें नीची होती हैं और उनसे खनिज लवण लेकर के, पानी लेकर के वह पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। अमूमन पानी का प्रवाह ऊपर से नीचे होता है, लेकिन कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। यही कैपिलरी एक्शन इन माइकासिस नाम की चट्टानों के आसपास होता है, भूगर्भ में होता है। नमक के साथ पानी ऊपर आता है, पानी ज्यादा टेम्परेचर की वजह से पानी का वाष्पीकरण हो जाता है और नमक की परत बिछी रहती है। तो इस इलाके में नमकीन अंश के लिए, नमक के अंशों की अधिकता के लिए ये माइकासिस नाम की चट्टानें जिम्मेदार होते हैं। केशाकर्षण पद्धति से नमक ऊपर आता है। यहाँ पर बहुत सारी खारी झीलें भी हैं जिनमें आपको नाम याद रखना है, कुचामन का, डीडवाना का, डेगाना, नावा और सांबर भी। सांबर का आधा हिस्सा नागौर में होता है। सांबर की लोकेशन कुछ इस तरह से होती है सांबर झील की। इसका कुछ भाग नागौर जिले में होता है और कुछ भाग जयपुर जिले में होता है। तो ये खारे पानी के गर्त हैं जो नागौरी उच्च भूमि से संबंधित होते हैं। एक यहां से अक्सर ये प्रश्न पूछा गया, छोटे, अब तो छोटे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, पहले आईएएस और आरएएस में इसको 2-3 बार रिपीट किया गया। आप लोग बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी के नाम से हो सकता है कि परिचित हो। तो दोस्तों, नागौर से लेकर के अजमेर तक बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी पाई जाती है, नागौर से लेकर के अजमेर तक। और खास बात क्या है, इस इलाके के पानी में फ्लोराइड ज्यादा होता है। फ्लोराइड जब शरीर में जाता है, पेयजल ड्रिंकिंग वाटर के रूप में वह फ्लोराइड शरीर के अंदर जाता है, तो कुबड़ निकल आता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसलिए इस इलाके को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में रहने वाले लोगों के मामले में एक जनरल जो फिनोमिना होता है, सामान्य जो एक सीन जो नजर आता है, वो ये है कि उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। ज्यादातर लोगों का कुबड़ निकला हुआ होता है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे गोडवार प्रदेश। लूनी बेसिन का दूसरा नाम गोडवार प्रदेश भी है। संपूर्ण अर्धशुष्क मरुस्थल को गोडवार प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता, सिर्फ लूनी बेसिन को इस नाम से जाना जाता। संपूर्ण अर्धशुष्क मरुस्थल को राजस्थान बांगड़ के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर में है। इसको नाग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पहाड़ियां सर्पिलाकार में है, नाग जैसी संरचना बनाती है, इसलिए इसको नाग पहाड़ का नाम दे दिया जाता है। नाग पहाड़ से लेकर के कच्छ के रण तक इसकी यात्रा होती है और इसकी दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, कुछ इस तरह से लूनी नदी बहती है। तो वापस वही बातें, इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाता है? नागौरी उच्च प्रदेश। पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, ये इस तरह से ध्यान देंगे। और दक्षिण में क्या है? गुजरात आ जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, ये लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश, जिले कौन से हैं? दक्षिण पश्चिम अजमेर है, यहां से इस नदी की यात्रा शुरू होती है। उसके बाद में सिरोही होता है, पाली होता है, जोधपुर नागौर के कुछ भाग होते हैं, जालोर होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अजमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और साथ में जोधपुर नागौर के दक्षिणी भागों में भी लूनी नदी बहती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अरावली पर्वतमाला है, ये वाली, ये अरावली का हिस्सा है और ये लूनी नदी बह रही है। लूनी और उसकी ये सहायक नदियां, इसलिए अरावली से लेकर के लूनी नदी के बीच में काफी उपजाऊ मैदान पाया जाता है। इसको जलोढ़ मैदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नदी निर्मित मैदान है, पहाड़ से उतर रही है तो पानी की अधिकता है और जलोढ़ मैदान का निर्माण किया गया। ठीक वैसा ही मैदान जो गंगा यमुना नदी ने बनाया, जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में पाया जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ठीक वैसा ही मैदान लूनी नदी ने बनाया। काफी उपजाऊ मैदान है, लेकिन कालांतर में मरुस्थलीय स्थितियों के चलते और पानी की आवक कम होने के कारण यह मैदान उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा। लेकिन अब धीरे धीरे वापस जैसे जैसे सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, यह मैदान खेती के मामले में काफी समृद्ध बनने लगा है। ये देखिए प्राचीन कांप मैदान, कांप का मतलब जलोढ़ मैदान, नदी द्वारा निर्मित मैदान, ये ध्यान रखेंगे। अंतर पर्वतीय मैदान, इस इलाके से अक्सर यह प्रश्न पूछा गया, 1 से 2 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए अपनी स्मृति में वन लाइनर के रूप में आप इसको याद कर लीजिए। क्या है? अजमेर में अंतर पर्वतीय मैदान पाया जाता है। अंतर पर्वतीय, देखिए 2 शब्द है, अंतर पर्वतीय, 2 पर्वतों के बीच का मैदान कौन सा है? तो अजमेर की ये लोकेशन है, पीसांगन अजमेर में है, ब्यावर भी अजमेर में है, सराधना क्षेत्र भी यहीं पर है और तारागढ़ क्षेत्र भी यहीं पर है। इसी इलाके में पर्वतों के बीच पाए जाने वाले मैदानी भाग को अंतर पर्वतीय मैदान के नाम से जाना जाता है। 2-3 बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए अपने स्मृति में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर की नजरों में ये स्लाइड है, ये प्रश्न है। मीठा जल, इस नदी को खारी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है
और क्यों, ये फैक्ट काफी प्रसिद्ध हो चुका है और आप लोगों ने इसको याद भी कर रखा होगा। तो दो चीजें हैं, बालोतरा बाड़मेर की एक लोकेशन है, लूनी नदी जो बालोतरा तक बहती है, तो पहाड़ी अपवाह तंत्र के कारण बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है। बालोतरा से आगे मरुस्थलीय प्रभाव प्रभावी होने लगते हैं, हावी होने लगते हैं, और हम जानते हैं कि इस इलाके में फिर नमक के अंश ज्यादा हैं, इसलिए यहां बालोतरा के बाद में इस नदी का पानी खारा हो जाता है, पहले मीठा फिर खारा, इसलिए इसको मीठी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। एकमात्र नदी है, खास बात है। पचपदरा, सनवरला, कपराना, ये खारे पानी के गर्त हैं। थोड़ी देर पहले हमने शेखावाटी आंतरिक प्रदेश में खारे पानी के गर्तों की बात की थी, सुजानगढ़ था, परिहारा था, तालछापर था, कोछोर था। इस तरह से लूनी बेसिन में भी कुछ खारे पानी के गर्त पाए जाते हैं। उनमें पचपदरा प्रसिद्ध है, सनवरला प्रसिद्ध है, कपराना प्रसिद्ध है। लोकेशन की दृष्टि से याद रखने की कोशिश करेंगे। एक ये भी एग्जामिनर की नजरों में हो सकता है, इसलिए इसको भी याद करने की कोशिश करेंगे। जालोर से संबंध है इसका, नेहड़ भी कहा जाता है, रेल भी कहा जाता है, रेला भी कहा जाता है। लूनी नदी जालोर से होते हुए आगे बहती है, तो केवल जालोर जिले के आसपास उसमें जो लूनी का अपवाह क्षेत्र है, लूनी का जो मैदान है, उसको हम नेहड़, रेल या फिर रेला के नाम से जानते हैं। जालोर में लूनी नदी का बाढ़ का मैदान, ठीक है। अब ये गोडवार प्रदेश, लूनी नदी का जो बेसिन है, इसमें जालोर में गुंबदाकार ग्रेनाइट पहाड़ियां, आप जानते हैं ग्रेनाइट सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, ये एक आग्नेय चट्टान होती है, और मरुस्थली क्षेत्र में मरुस्थली स्थलाकृतियां देखने में आती हैं। मृदा द्वारा अपर्दन होता है, वायु द्वारा मृदा द्वारा अपर्दन होता है, हवा मिट्टी को उड़ाती है और रेत के कण कठोर चट्टानों को छोड़ जाते हैं, और उसके आसपास की जो कमजोर चट्टानें होती हैं, मुलायम चट्टानें होती हैं, उनको घिस देती हैं। लाखों करोड़, लाखों हजारों लाखों सालों में फिर एक सीन सामने आता है, जो मजबूत चट्टान होती है वो खड़े शिवलिंग की तरह बची रह जाती है, और उसके आसपास की कमजोर चट्टानें अपर्दित हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। अब जो स्थलाकृति सामने आती है शिवलिंग जैसी, उसको इंसेलबर्ग का नाम दिया गया है, इंसेलबर्ग कहा जाता है भूगोल की भाषा में। इसलिए याद रखने की कोशिश करेंगे कि गोडवार प्रदेश में ग्रेनाइट की चट्टानें इंसेलबर्ग की स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। या पूछ लिया जाए आपको कि निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में या किस उप विभाग में इंसेलबर्ग चट्टानें खास तौर पर पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश या अर्धशुष्क मरुस्थल। ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में दोस्तों, ये एक बार मैं थोड़ा सा, हाँ, ये मरुस्थली पारिभाषिक शब्द हैं, और यहां से अमूमन ये वन लाइनर्स हैं, इनको याद कर लीजिए। अमूमन यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है, और मैं फिर कहता हूं कि एग्जामिनर की नजरों में ये है, इसलिए बिना कंफ्यूज्ड हुए आप लोग इन परिभाषाओं को याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, तल्ली या मरहो दोनों शब्द हैं, तल्ली भी और मरहो भी। क्या याद रखेंगे? दो रेतीले टीलों के बीच की निम्न भूमि, दो रेतीले टीले हैं और उनके बीच, ये रेतीले टीले हो गए, अब इनके ये दो रेतीले टीले हैं, एक और दो, इनके बीच की जो निम्न भूमि है उसको तल्ली और मरहो भी कहा जाता है। अब चूंकि दो रेतीले टीलों के बीच की निम्न भूमि, बारिश के दिनों में यदि बारिश ठीक ठाक होगी तो यहाँ पानी भी इकट्ठा हो सकता है, तल्ली में और मरहो में, इस बात को समझेंगे। उसके बाद में है प्लाया, यह भी पवन निर्मित अस्थायी खारी झीलें। पवन निर्मित क्यों? क्योंकि यहाँ पवन का राज चलता है, हवा का राज चलता है, हवा मिट्टी को उड़ाती रहती है, और इस वजह से हवा द्वारा निर्मित बहुत सारी स्थलाकृतियां यहाँ देखी जाती हैं। प्लाया एक कॉमन नाम है, और इनमें प्लाया में भी अस्थायी झीलों में, अस्थायी क्यों? क्योंकि कुछ दिनों के लिए वर्षा ऋतु में जब वर्षा ठीक ठाक हो जाती है तो पानी भर जाता है, उसके बाद वाष्पीकरण के कारण ये प्लाया खाली भी हो जाती है, ध्यान रखेंगे। ढाड, फिर एक शब्द आया, बरखान के पवन विमुखी गर्तनुमा भाग, झील। वापस बरखान हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, उसको पढ़ा था शुष्क मरुस्थल के दौरान, और उसका जो पवन विमुखी ढाल था, हमने कहा था, आपको याद आ रहा हो तो, कड़ाई का अंदर का भाग जिधर अवतल ढाल पैदा हो रहा है, पवन विमुखी, वो बिल्कुल खड्डे नुमा स्थिति है, उसके दो किनारे आगे निकलते हैं, बरखान के दो सिरे सींग जैसी संरचनाएं होती हैं, और वो स्थिति खड्डे नुमा हो जाती है। यदि बारिश का पानी ठीक ठाक आ गया तो उसमें भी अस्थायी तौर पर कुछ दिनों के लिए पानी इकट्ठा हो जाता है। इसलिए ढाड़ यदि आए तो दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, पवन विमुखी गर्त नुमा भाग, खड्डे नुमा भाग, और पानी इकट्ठा हो गया तो अस्थायी झील भी बन जाएगी, ढाड़ याद रखेंगे। फिर है रन या टाट, वापस वही बात आ गई, प्लाया को भी कई बार रन कह दिया जाता है, टाट, रन या टाट, दो टीलों के मध्य वर्षा जल से निर्मित अस्थायी तालाब या दलदली भूमि, जैसे कनोड़, पोकरण, रण, हम रण की बात कर रहे हैं ना, इसको रण भी कह दिया जाता, पोकरण या पोकरण, बाप, थोब आदि।
तो ये जो संरचनाएं हैं अब तक, ये तल्ली, मरहो, प्लाया, ढाड, रन या टाट, ये कुल मिलाकर दो टीलों के बीच में अस्थायी तौर पर बनने वाली झील या तालाबनुमा संरचनाएं हैं, गर्तनुमा संरचनाएं हैं। ये थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। फिर एक शब्द है धरियन। धरियन, रेत के धोरों को धरियन कहा जाता है। कहां कहा जाता है? जैसलमेर में रेतीले धोरों का स्थानीय नाम है धरियन, याद रखेंगे। और फिर एक नाम है डोल, लंबे बालू का स्तूप। लंबे बालू का स्तूप, अमूमन लंबे बालू का स्तूप कौन से होते हैं? पवनानुवर्ती, अनुदैर्ध्य, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ये काफी लंबे होते हैं और इनको डोल के नाम से भी जाना जाता है। यदि इस दृष्टि से आप इस लेक्चर को तैयार करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि कोई प्रश्न आप छोड़ नहीं पाएंगे। डायरेक्ट प्रश्न ना भी आ पाए तो इतनी समझ जरूर बनेगी कि आप सही विकल्प तक पहुंच जाएंगे। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, नमस्कार।